नमस्कार, हिमालय डिस्कवर की शोध यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज इस्टवाल। इस बार नए पैटर्न के साथ हिमालय डिस्कवर आपके साथ है। कभी MI टॉक शो में हम यहाँ मेहमानों को बिठाकर आपसे रूबरू करवाएंगे, तो इस बार सोचे मन में आया कि क्यों ना आपको घाटी वादियों के और हिमालयी भूभाग के उन शिलाखंडों के भी दर्शन करवाएं जहाँ देवात्माएँ वास करती हैं। आइए आज ऐसी देवात्माओं के क्षेत्र में तमसा और यमुना घाटी से जो बीच का हिस्सा है जौनसार बाबर, वहाँ लिए चलेंगे और उसके बाद रुपिन सुपिन घाटी के अंदर जो पर्वत क्षेत्र है वहाँ लिए चलेंगे, जहाँ भेड़ालों से जुड़ी कहानियाँ होंगी, जहाँ भेड़ बकरियाँ चुगाने वालों के साथ जो परियाँ हैं उस परिलोक की कहानियाँ होंगी। तो आइए आज से शुरू होती है परिलोक की कहानियाँ। तो साहब, परिलोक की तरफ एक बार रुक करते हैं। परिलोक उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ की प्रकृति की रग रग में देवताओं का वास है। स्वाभाविक है, जहाँ देवता होंगे तो दानव भी होंगे ही होंगे। लेकिन इन सब से हटकर यहाँ की थातों, बुग्यालों और हिमालयी शिखरों की कंदराओं, ताल पोखरों में स्वर्ग से अवतरित अप्सराओं का भी वास है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ ये परियां स्थानीय भाषा में ऐड़ी, आंसी, मातृका, बनदेव सहित न जाने किन किन नामों से पुकारी जाती हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं जौनसार बाबर क्षेत्र के जुल्का डांडा सहित कैंजू का टीमा, जनकुड़िया धार, हस्तिरा का टीमा, ठीक सामने उस जो हस्तिरा के टीमा के सामने बिल्कुल खडम्बा है, डागुर का टीमा, बुधेर गुफा और देवबन। इसके अलावा जाने कितनी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जहाँ परियों का वास है, जहाँ मातृकाएँ रहती हैं। यहाँ आकाशीय परियों के साथ अक्सर 6 माह के प्रवास पर पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले भेड़ालों से कैसे इनकी वार्ता होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए आज भेड़ालों के वन प्रवास से जुड़े किस्से कहानियों को परियों से जोड़कर नुनाई पर्व की कहानी की शुरुआत करते हैं। नुनाई में एक शेरवा बनता है और उस शेरवा आकाशीय परियों को क्यों चढ़ाया जाता है उस पर भी बात होगी। ये नुनाई क्या है, इससे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ 2014 की अपनी खारसी गांव की यात्रा पर। खारसी गांव जिस पहाड़ी के नीचे बसा है उसकी उच्च श्रृंखला को यहाँ के लोग कुकुरुडार बोलते हैं। भले ही जैसे जैसे यहाँ शिक्षा के कदम बढ़ाए और इसे वो जो शिक्षित हो चुका समाज टाइगर हिल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पूर्व में भेड़ाल अपने कुत्तों के साथ इस चोटी पर बनी गुफा में महीनों तक जीवन यापन करते थे, लेकिन इनकी शक्ल शेर जैसी है। इस जो गुफा की शक्ल है वो शेर जैसी है, इसलिए अब लोग इसे टाइगर हिल के नाम से जानते हैं। इसके आसपास कैंजू का टीमा, जनकुड़िया धार, हस्तिरा का टीमा, ठीक सामने खडम्बा, डागुर का टीमा इत्यादि पर्वत श्रृंखलाएं जिनकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आप जानते ही हैं। जबकि बाईं ओर मानवा तो दाईं ओर सीमांत क्षेत्र बनियाला और खाटवा गांव इसकी सरहद से अपनी सीमाएं बांटता है, ऐसा गांव है। भेड़ालों के जीवन शैली में अलग अलग अंदाज है। यहाँ के भेड़ाल अब बारी बारी से 1 महीने में अदला बदली कर लेते हैं, जबकि रवाई व पर्वत क्षेत्र के भेड़ालों में अभी भी 6 माह तक भेड़ बकरियों के साथ हिमालयी बुग्यालों का मीलों लंबा सफ़र तय करना उनकी दिनचर्या में शामिल है। इनकी जीवन शैली के अलग ही मानक होते हैं। जौनसार क्षेत्र के भेड़ों की संख्या भले ही अब कम हो गई है, भेड़ पालन व्यवसाय कम हो गया, लेकिन पर्वत क्षेत्र के भेड़ालों के पास आज भी हजारों की संख्या में भेड़ बकरियां रहती हैं, जिनमें सरबडियार, ओसला, गंगाड़, धारकोट, डाटमीर, जखोल, कोटी, मसक, अणु, रजाणु, कोटा, कांडोई, सुतलू की जो आपने कांडोई की सुनी, कि सुतलू की हारुल इस कांडोई की है। दोड़ी भित्री की आपने गज्जू भेड़ाल की भी कहानी और हारुल सुनी होगी। ये लोक गाथाएँ बहुत सारी प्रचलित हैं, किन किन की इस पर चर्चा करें। इनमें कईयों में आपसी संघर्ष से जुड़े हारुल, लामन और छोरे आज भी यथावत
कहे और सुने जाते हैं। कई बार इनकी खूनी संघर्ष की गाथाएं भी हम सबको सुनने को मिलती है, जिनमें सर बडियार के रायचंद की लामण काफ़ी लोग प्रसिद्ध है। वैसे भेड़ाल जब अपना दर्द छोड़े और लामण गाकर उच्च हिमालय शिखरों से गुजरता है तो उसकी यह बिछो प्रलाप दिल चीर कर ले जाने वाला लगता है। और जब ये सायंकाल को समय बिताने के लिए अपने डेरे के आसपास आग जलाकर गंगी गाते हैं तो उनमें विरह पीड़ा की एक अलग ही बात होती है। जैसे आटा गूंद के बनाए फूल के, आज गंगी तेरे पाउणे, कल जाना पराए मूल के। इनकी जीवन शैली की हर पर्वत श्रृंखला को पार करते ही बदलने की लगती है। हर पर्वत को नमन करना इनकी दिनचर्या में शामिल है। आज भी गज्जू भेड़ाल और सलारी मलारी की प्रेम प्रसंग की स्वर लहरियाँ आसमान तक गुंजायमान होती है। वो दोणी गांव स्थित उस मकान को देखने आज भी पर्यटक जाते हैं, जिसमें गज्जू भेड़ाल और सलारी मलार की प्रेम गाथाओं का एक बिंब आज भी दिव्यमान है। क्षेत्रीय भेड़ाओं का कहना है कि ये हरे भरे बुग्याल जितने प्यारे दिन में लगते हैं उतना ही विवश रात्रि पहर में तब लगते हैं जब खाना बनाने के समय हो, बारिश बर्फ और तूफान आ जाए या फिर बादलों की कड़कड़ाहट गूंजने लगे, बघेरा निकट हो या हिंसक जानवर हमारे डेरे के आसपास हो। ऐसे में हमारे रक्षक वन में विचरण करने वाली परियां सिलगुर देवता, जाग देवता इत्यादि होते हैं, जिनके सहारे हम अपना जीवन जी लेते हैं। इनके जीने का माध्यम ढाबड़ी, खलूटी व खर्चा यानी उच्च हिमालय शिखर में यही उन्हें शक्ति देते हैं। भेड़ की ऊन से बनी ढाबड़ी बारिश बर्फ इस तरह बचाती है, जब कोई बर्फ गिर रही हो या बारिश गिर रही हो, ढाबड़ी उठकर बैठने से सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही दिखता है, वो पूरा बदन बचा लेता है। जबकि बकरी के अंदरूनी खाल से बनी भुल्ली खलूटी में ये लोग अपनी दैनिक दिनचर्या का सामान, राशन पानी और रुपया जमा रखते हैं। साथ ही तापली में रखते हैं ताकि भेड़ों की ऊन काट सकें और उससे खुरसा बना सकें। बेहद शीत वाले मौसम में ये बर्फबारी के समय जहां नीचे बिछोने के रूप में बकरी की ऊन का खार्चा उनकी कमर सेकना का काम करता है, वहीं खुरसा जो जूता बनता है वो बकरी की ही ऊन का बनाया जाता है, वो गरमाट देता है। खारसी गांव खत बिस्लार के कई भेड़ालों, जिनमें मायाराम चौहान, केसर सिंह चौहान, सूरबीर चौहान आज भी मुझे याद आते हैं। ये लोगों ने परियों के अस्तित्व के बारे में बेहद सजीकता से ये लोग बेहद सजीकता के साथ परी लोग की गाथाओं के बारे में वर्णन करते हैं और उनके एहसासों को इस तरीके से हम लोगों के बीच रखते हैं कि उनका जो परियों का एहसास आज भी हवाओं फिजाओं में तैरता हुआ दिखाई देता है। इनकी कभी हंसी गूंजती है तो कभी पायल की छनछनाहट गूंजती है, कभी इनके नृत्य की आहटां आती हैं तो कभी बेहद करीब से गुजरने की इनकी महक। सबसे पुराने भेड़ाल मायाराम चौहान का कहना है कि शुरुआती दौर में इन्हें डर लगता था, क्योंकि इनकी अदृश्य लीलाएं यूं ही घाटियों पहाड़ियों की आहटों का सबब बनी रहती हैं, लेकिन वे जल्दी से किसी का नुकसान नहीं करती। ये जो परियां हैं वो किसी का नुकसान नहीं करती। ये भेड़ाल सिलगुर देवता को भेड़ी का देवता मानते हैं, मतलब भेड़ बकरियों का देवता मानते हैं, जबकि परियों को आगासी नाम से संबोधित करते हैं। जाग देवता को आग के देवता के रूप में जोड़कर ये लोग देखते हैं, इसलिए अपने नियमों का पालन सख्ती से करते हैं। वे ये चूल्हे के पास कभी जूते नहीं ले जाते, चाहे बर्फ कितनी भी अधिक क्यों ना पड़े। वहीं चूल्हे पर ये कभी औजार नहीं लगाते, जबकि इनकी दिनचर्या के औजार में डांगरा इनका मुख्य औजार है और जो 24 घंटे इनकी कमर से बना रहता है। इतनी कठोरता का आभास इस बात से भी आपको हो जाएगा कि जब अब भले ही भेड़ाल जूते पहनने लगे हों, लेकिन पुराने भेड़ाल जूते कभी नहीं पहनते थे। कांटे इनके पैरों के नीचे से दम तोड़ देते थे, लेकिन चुभ नहीं पाते थे। इनके खान पान की ज़्यादातर सब्जियां बेहद औषधिवर्धक जंगली सब्जियां हुआ करती थी, जिनमें शामिल हैं चाव,
जंगूरिया, गोथी चारू, लिंगुड़, डांडा कुरेड़, जुम्मा, झगोरिया, रागुड़ी, दाल, गुच्छी और आलू, ये इनकी दिनचर्या में शामिल है। यही ये खाने को खाना न बोलकर दावत कहते हैं, ये सबसे अलग बात है। इसका भी एक विचित्र उल्लेख मिलता है। हर भेड़ाल अपने अपने हिस्से का आटा या चावल देगा, उसे गोंदकर उतने हिस्से बनेंगे जितने भेड़ाल होते हैं। ये अजीब गजब की कहानी है। फिर लगभग हर एक के लिए 2 या 3 रोटी पाव पाव भर आटे की तैयार होती है। वे अपने हिस्से की रोटी कभी आपस में नहीं बांटते। पेट भर जाने के बाद उसे बकरी या भेड़ को खिला देंगे, लेकिन दूसरे को नहीं पूछते कि तुझे खाना है तो खा ले। और तो और अगर मेहमान आ गए तो उसे भी अपने हिस्से का कुछ नहीं देते, उसके लिए अलग से बनाते हैं। ये इनके नियमों में शामिल है। बताओ कितने कठोर नियम है जंगल के। 1 पाव की 1 रोटी, ये अजब गजब है कि नहीं, आप बताइए। मायाराम चौहान जी का कहना है कि पहले कितनी ठंड हो, भेड़ाल कभी चाय नहीं पीते थे और ना ही भात खाते थे। बताइए, न चावल खाते थे न चाय पीते थे। अब यह चीज़ें प्रचलन में आने लगी हैं। यही ये लोग सातू पिया करते थे और आज भी प्रचलन में है। मोर सिंह ठाकुर भेड़ाल गांव ठांगुठा खत छजाड़ कहते हैं कि भले ही भेड़ालों की जीवन शैली काफ़ी कठिन हो, लेकिन रोग व्याधि इनके नज़दीक भी नहीं फटकती। हाँ, अपने ऐब हमेशा भेड़ालों को ले डूबते हैं। मैंने कई क्षेत्रों के भेड़ाल विहीन भेड़ बकरियों के दिन भर कुत्तों को देखते चलते हुए देखा है कि भेड़ाल है नहीं और कुत्ते उनके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। ये कुत्ते ज़्यादातर शिकारी कुत्ते होते हैं, जिन्हें आम भाषा में भेड़िया या भोटिया कुत्ता कहा जाता है। इनकी नज़र इतनी तीक्ष्ण होती है कि एक भी जो भेड़ या बकरी का मेमना होता है, इनकी नज़र से ओझल नहीं हो पाता। इनकी चौकसी में बाघ तेंदुए साहस नहीं करते कि किसी बकरी या भेड़ का शिकार कर पाएं। भेड़ों को चुकाकर शाम को अपने खेमे तक लाना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। और ऐसा हमेशा भेड़ बकरियों के बीच ये कुत्ते रहते हैं। आर पार भेड़ालों के तंबू लगे रहते हैं। देखिए कितना वफादार होता है एक जानवर। वही खारसी गांव के भेड़ाल जिस दिन गांव की सरहद के पास आते हैं, देखिए नुनाई कैसे बनती है उसके बारे में बताते हैं कि जब ये गांव की सरहद के पास आते हैं, उस दिन गांव में बनेट होती है। बनेट एक त्यौहार है गांव का। खारसी गांव के पढ़े लिखे युवा सुरेश चौहान ने बताया कि पूर्व में बनेट पर आपस में भेड़ें लड़ाया, वो जो मेंढक होते थे उनको लड़ाने का प्रचलन था और इसको देखने के लिए गांव के गांव जुटते थे। इसी दिन गांव की थात में 2.5 पाथे का एक मीठा शेरवा, 2.5 पाथे का शेरवा, वो जो रोटी बनती है, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा होता है शेरवा। अब अपने अपने घरों से बनाकर लाते थे, जिसका आधा टुकड़ा काटकर मातृयों यानी वन देवियों परियों को चढ़ाया जाता था, जिसके मैं आगाछे बोल रहा हूँ। जिसको आधा शेरवा भेड़ालों के हाथ दिया जाता था, जिसे वह प्रसाद के रूप में सबको बांटते थे जब ये गांव लौटते थे भेड़ाल। साथ ही वन आछरियाँ अप्सराओं के नाम पर सोने चांदी के टीके, बिंदी, चूड़ी, साज श्रृंगार का सामान, हल्दी, आटा, चावल चढ़ाया जाता था। उस दिन सायंकाल से पूरी रात गीत लगाए जाते थे और अगली सुबह नुनत होती थी। मैंने यहाँ बड़ा एक लोमहर्षक गीत सुना था, उस पर भी आऊँगा। इस दिन भेड़ बकरियों को नहलाया जाता है, फिर उनके बाल उतारे जाते हैं, भेड़ बकरियों को नमक खिलाया जाता है, सारे पकवान भी नमकीन बनाए जाते हैं और दिन भर ढ्यांटुड़ियाँ मायके आई बेटियाँ जिनको बोलते हैं, अपने मायके में तरह तरह के पकवानों का रसवादन करती है। अपने परिधान और आभूषणों को पंचायती आंगन में हारू झेता रासो इत्यादि गीतों में गाकर उसकी क्षमा अलग ही होती है, उस क्षमा को बांध देते हैं, जिनका साथ गांव के सभी लोग देते हैं। एक गाना था कि फलां के लाला सुरीजा, पता नहीं कैसे कैसे लामण और गीतों की एक बारात सी निकल पड़ती थी। और ये शेरवा सिर्फ यही नहीं कि मैं खारसी की बात करूं, मानथात में भी यही हाल है। तो आपके जखोल क्षेत्र में जो पर्वत क्षेत्र के कई गांव हैं, वहाँ भी ऐसा ही कुछ
नज़ारा आपको दिखने को मिलता है, चाहे वो सरबडियार हो या फिर जुलका डांडा हो। जुलका डांडा के बारे में, जो ये नागथाप के ऊपर का जुलका डांडा है, और ये मुझे लगता है कि सबसे नीचे की थात में है जहाँ आगासिया परियां रहती हैं। मैं उस क्षेत्र के इंदर सिंह नेगी जो समाज सेवी भी हैं, उनके साथ जुलका डांडा, भले ही उनके गांव की छानियाँ हैं वहाँ आज भी, वहाँ गया। घनघोर बादलों के बीच कई तरह की ध्वनि, वो पायलों की छन-छन, चूड़ियों की छन-छन और पता नहीं क्या क्या सुनकर यकीनन मैं काम किया। ये मेरे लिए, भले ही मैंने बहुत बार ऐसे क्षण देखे हैं जब आदिवासियों के साथ मेरा संवाद भी हुआ हो, उन पर मैं आगे आकर बात करूंगा, लेकिन जुलका डांडा की अलग ही किस्म थी। बादलों के साथ हल्की हल्की बूंदें गिरना, जुलका डांडा के जो ओडार हैं, गुफाएं हैं, उनके ऊपर की तरफ जो ओखलियाँ बनी हुई हैं, वहाँ भूसा, आप चावलों का भूसा वहाँ होना, मतलब धान का भूसा वहाँ मिलना, ये मेरे लिए अप्रीतम था, आश्चर्यजनक था। पता लगा, ग्रामीणों से पता लगा, ग्रामीणों से क्या, इंदर सिंह नेगी खुद बोलते हैं कि जब भी साल में आगासिया परी की एक बार वहाँ पूजा होती है तो ये लोग फाटी देते हैं। फाटी मतलब एक तरीके से वो बकरी, हमारे यहाँ जो गढ़वाल में उसको फटोल बोलते हैं, एक ऐसी बकरी जिसने कभी बच्चा न जन्ना हो, एक ऐसी बकरी का स्वरूप है फाटी जिसको बोलते हैं, जिसने बच्चा न जना हो।